अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, तमाम उमूर तेरी ही मशीयत के तहत रवां दवां हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि मौलिक वायरस फैलने का खौफ बढ़ चुका है। कराची इंतजामिया इन एक्शन हो चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद खुलने वाले कराची की मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियां की गईं, जिस पर इंतजामिया ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा समेत 5 मार्केट्स को सील कर दिया है। कारोबार बंद कराने पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी के मज़दाक ताजिरों ने असिस्टेंट कमिश्नर से तल्ख कलामी भी की। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केटों तो खुल गयी, लेकिन एहतियाती तदाबीर देखने में नहीं आ रही। कराची में समाजी फासले और SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई SOP पर अमल दरामद न करने वाली मार्केटों को सील करना शुरू कर दिया गया। SOP की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सदर में वाक़े ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को सील कर दिया, जिसके बाद ताजिरों ने एहतजाज भी किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और दुकानदारों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। ताजिरों के एहतजाज के बाइस पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई थी। उधर असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन अस्मा बतूल ने गुल प्लाजा और अरहम शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स को SOP की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। बहुत ज्यादा है, हमने काफी कोशिश की कि इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन मजबूरन हमें इसको सील करना पड़ा। यूनिवर्सिटी रोड पर खिलाफ ज़ाब्ता खुलने वाले 2 मॉल्स को भी सील कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि SOP के मुताबिक मॉल्स नहीं, सिर्फ दुकानें और छोटे कारोबार खोलने की इजाजत है। इंतजामिया का कहना है कि दुकानदार सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके अलावा मास्क और दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे। ताजिर रहनुमाओं ने कहा है कि SOP पर अमल न करना दुकानदारों की गलती है। जो SOPs कहा गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, CM साहब की जानिब से, अगर उन SOP पर अमल नहीं किया जाएगा तो लाजमी सी बात है ये एक्शन होना है। अगर जब हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि SOP पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ग्लव्स पहने, मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का यूज करें, अगर इसके बावजूद भी दुकानदार नहीं करता तो ये गलती कर रहा है यकीनन। इंतजामिया ने खबरदार किया है किसी को भी SOP की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मार्केटों को सील कर दिया गया है। ताजिर कहते हैं कि कारोबार खुलने के औकात में कमी की वजह से शहरियों का रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन ने ताजिर रहनुमा से बात की है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी शहजादा मोइन। SOPs पे अमल ना करते हुए कराची की 5 मार्केटों को सील कर दिया गया। विक्टोरिया मार्केट के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या वजह बनी थी जो सील किया गया। भाई हम लोग जो है पूरी दुकानदार जितने भी हमारे तकरीबन 180 दुकानें हैं, हम इनको पूरे SOP पे अमल कर रहे हैं। अपने चौकीदार हमने गेटों पे खड़े करे हुए हैं, जो भी ग्राहक जा रहे को सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क दे रहे हैं। जो मास्क के बगैर है उनको कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ना जाए। सोशल मीडिया पे रूमर उड़ा हुआ है कि इसके जुम्मे के बाद मार्केटें नहीं खुलेंगी, तो आवाम इतनी मजमे में आ रही है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि या तो कोई टाइमिंग बढ़ाएं, या जो 3 दिन लॉकडाउन है उनको भी खत्म करके टाइमिंग बढ़ाएं, ताकि ग्राहक को जो है आने में तो फैसिलिटी मिले। अब यहाँ से वापसी हो, और हमारे अलावा सब मार्केटों में जो है ये असर हुआ है। हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क हम खुद अपने हिसाब से फ्री बांट रहे हैं यहाँ पे, मगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सक रहे कि मसले यही आ रहे हैं कि आवाम का रेले के रेले आए जा रहे हैं। तो हम इसमें बेबस है, क्या कर सकते हैं, आप आवाम बताएं हमें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत जो है टाइमिंग बढ़ाए, क्योंकि इस टाइमिंग के अंदर अगर देखा जा रहा है तो लोगों का एक मजमा जो है मार्केटों के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जो है दुकानदार भी कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिसके बाइस जो है ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि जो इन्होंने टाइम दिया है वो टाइम पीरियड को बढ़ाएं। और कराची ही से आपको खबर दें कि कराची के शहरी और ताजिर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बनाई गई SOPs पर दुकानदारों और शहरियों को अमल करना चाहिए। मार्केटों में आवाम का रश कम करने के लिए इनके खुलने के वक्त में इजाफा भी किया जाना चाहिए। से नहीं निकली है, बजाय 12 बजे के बाद यहाँ मार्केटों में रश बढ़ा, जिसकी वजह से लेडीज़ कस्टमर 90% था और 10% जेंट्स कस्टमर था। और 90% में लेडीज़ के साथ बच्चे, और इतनी ज़्यादा रश था कि बिल्कुल भी दुकान से ख्याल नहीं किया गया। एक दुकान पर अगर एक कस्टमर है तो लेडीज़ को चाहिए था कि आप दूसरी दुकान पर जाए, पर रश बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर मार्केट खुलती है तो आवाम को चाहिए कि वो सुकून से आए और एहतियात करके आए। मास्क बिल्कुल भी किसी कस्टमर ने नहीं देखा मास्क पहना हो, ना ग्लव्स पहना हो।
बिल्कुल भी SOP का ख्याल नहीं किया गया और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, पर अगर ऐसा होना ये अच्छी बात नहीं थी। इतने दिनों बाद मार्केट खुली है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मसला ये है ना कि आप मार्केट जो खोल रहे हैं इतनी सी देर के इन्हें तो खोल रहे हैं, आवाम क्या करेगी? हड़ाउड़ी के अंदर आवाम घर से निकलती है, फिर उसके बाद जो है ये कहीं जाके 2-3 घंटे में कोई आके अपने बच्चों को छोड़ के कोई सेल थोड़ी कर लेगी या खरीदो फरोख्त थोड़ी कर लेगी। ये ईद का मौका है, त्योहार का मौका है, कोई ऐसा मौका तो नहीं है ना कि आदमी आम दिनों में भी आके जो है खरीदारी कर ले। अमल गवर्नमेंट नहीं करे तो गवर्नमेंट नहीं करे तो आवाम कैसे करेगा? हाँ, आवाम गवर्नमेंट करेगा तो आवाम करेगा ना। जो बड़े हमारे खराब है तो छोटे कहाँ से अमल करेगा? गवर्नमेंट या तो इसका ना टाइम बढ़ाए, होलसेल मार्केटों के टाइम अलग कर दे कि भाई 3 बजे तक, और रिटेल में रात में गुंजाइश है ताकि टाइम बढ़ेगा तो आवाम बटेगी। इसके बगैर तो कोई भी हमारी मार्केट सील करने का क्या फ़ायदा है? पूरे कराची में जहाँ दिल जाए चले जाएँ, सब जगह यही असर है। रश रुक ही नहीं सकता आवाम का। कैसे आवाम को रोके? हम अपने दुकानदार को तो रोक सकते हैं, मेरे 180 दुकानदार हैं, मैं उनको तो रोक सकता हूँ, उनके बाद चीख भी सकता हूँ, गालियाँ भी दे सकता हूँ, मगर और को कैसे रोकूँ मैं, ये बताएं आप। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सिंध वबाई अमराज एक्ट के किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने 29 अप्रैल को तरमीमी ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को अरसाल किया था। मकसद कोरोना में रुकावट और फैलाव का सबब बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाना है। और अब पछतावे क्या होवत का ज़रबुल मिसल कहीं सच साबित ना हो जाए। शहरियों ने लॉकडाउन में नरमी को बिल्कुल ही नर्म समझ लिया है। बाजारों मार्केट्स में सब कोरोना को भूल चुके हैं। वजीर सनत और तिजारत कहते हैं अगर यूं ही SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही तो औकाते कार कम कर दिए जाएंगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लॉकडाउन में नरमी का तीसरा दिन, हर कोई मनपसंद खरीदारी में मगन है, मगर एहतियाती तदाबीर न होने के बराबर है। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में मर्द और खवातीन का जमे गफीर नजर आ रहा है। समाजी फासले को लोगों ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। इचरा, अनारकली, लिबर्टी टाउनशिप मार्केट समेत लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में हुकूमती SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। दुकानदारों की गैर संजीदगी भी अरूज पर है। दुकानों में सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब की जानब से भी मार्केट्स में SOPs न अपनाने पर बरहमी का इजहार किया गया, जबकि सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने अनारकली का दौरा किया और ताजरों को SOPs के मुताबिक कारोबार करने की हदायत की। उनका कहना था कि अगर यूं ही SOPs की खिलाफ वर्जी होती रही तो औकात कार कम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। वही हुआ जिसका डर था। लॉकडाउन में नरमी से जहां बेकाबू शहरी मार्केटों में शॉपिंग के लिए निकल पड़े, वहीं कवायद की खिलाफ वर्जी से कोरोना मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। क्या लॉकडाउन ही इस कौम को बचाने का वाहिद हल है? शहर शहर खिलाफ वर्जी ने कोरोना की वबा को पर लगा दिए। सैकड़ों में शुरू होने वाली तादाद रोजाना हजारों तक जा पहुंची। चारों सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों ने लॉकडाउन में नरमी का ऐसा इस्तेमाल किया कि अक्ल दंग रह गई। कोई मार्केट ऐसी न थी जहां शहरियों का जमे गफीर मौजूद न था, न सोशल डिस्टेंसिंग कायम रही, न किसी ने मास्क पहनने की जरूरत महसूस की। खूब रिहाई का जश्न भी मनाया। लॉकडाउन के पहले और दूसरे रोज मुतासरीन की तादाद 1500 से बढ़ी तो तीसरे रोज 2000 का हिंसा भी अबूर हो गया। चौंका देने वाले अदाद-ओ-शुमार अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो सूरत हाल आइंदा चंद रोज में बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। पुलिस इंतजामिया सब शहरियों के सामने बेबस दिखाई देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की तनकीद को अगर असूल पर परखा जाए तो इसमें वज़ाहिर सच्चाई मालूम होती है कि लॉकडाउन ही इस कौम को बचाने का वाहिद हल था। हुकूमत गलत फैसलों से आईनी ढांचा खराब कर रही है। कोरोना अजाब में भी कौमी वहदत के बजाय तसादुम की पॉलिसी बना रखी है। कमर जमान कारा ने लॉकडाउन में नरमी के बाद सोशल फासले पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी करार दिया है। हम भी जो खड़े हैं, हम भी इस कानून की वायलेशन में खड़े हैं। वबा ये तकाजा कर रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन इसको बाय लार्ज लोग कबूल नहीं कर रहे। मैं अपील करूंगा कि इसको कबूल करना चाहिए, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और हुकूमत वक्त ने जो फैसला किया है कि इसको ईज आउट किया जाए लॉकडाउन को। लॉकडाउन एक मुश्किल फैसला था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। लिहाजा आज अगर लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है तो हमें उसके
प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त आज जब कौमी वहदत और यकजहती की ज़रूरत है, हुकूमत का रवैया तसादुम का। इंडोनेशिया ने कोरोना के सबब किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने पर सख्त सजाएं देने का फैसला कर लिया है। समाजी फासला न रखने वालों को बैतुल खला की सफाई करना पड़ेगी, जबकि दीगर खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में कोरोना के सबब की जाने वाली एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कई सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है। जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि मजमा लगाने वाले अफराद को अवामी मकामात की सफाई करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून तोड़ने वालों को मखसूस जैकेट्स पहनाई जाएंगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। और साथ ही आपको खबर दें कि कोरोना से जो लोग मसाइल का शिकार हैं, मदद की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांडर्स को हिदायत। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ऐसा कहना था सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ताउन जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार ने सदरन कमांड कोयटा का भी दौरा किया। कोयटा पहुंचने पर कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ को करंटीना सेंटर का दौरा भी करवाया गया। कोरोना सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इजलास। साबिक वुज़राए आज़म हुकूमत पर बरस पड़े। शाहिद खान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की तो वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बोले, ऑपोजिशन ने कोरोना के बजाय हुकूमत को हदफ बना लिया है। अवाम का कोई काम नहीं हो रहा, मेडिकल रिस्पांस आपका क्या है? कोई आपने पॉलिसी बनाई है? ये यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, आज भी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इशू अभी शुरू हुआ है। कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपको शहादत देती है कि मुश्किलात आने लगी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ रहा मुख्तलिफ तकरीरों का जो वहां से आई कि जी हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने वो, इन अदर वर्ड्स, और प्राइम मिनिस्टर पे सारा का सारा जो हदफ था वो बजाय इसके कि वो बीमारी हदफ होती, वो हुकूमत को हदफ बनाया गया। मेरी लीडरशिप ने पहले दिन वॉलंटरली आज खुद अपने तौर पर यह कहा कि मुल्क में एक मुसीबत आ गई है, ये पूरी दुनिया में आ गई है, इसका मुकाबला करना है। मास्क शायद 5 रुपए का था, 2 रुपए का था, 100 रुपए का बिक रहा है। तो आपके सिस्टेमिक इश्यूज है, हुकूमत नहीं चल रही, आपसे हुकूमत चल नहीं सकती। बजाय इसके कि इस चीज पे गौर करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमने क्या सबक सीखना है दुनिया में जो हो रहा है, हमने इन हालात के अंदर सफर जो है उसको कैसे तय करना है, हमने किन चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है। मैं अपनी खिदमत हुकूमत के सुपुर्द करता हूं। मैं वजीर आजम को मुकम्मल तावन का यकीन दिलाता हूं। आप इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, आप पॉलिसी दें, आप लीड करें, हम आपके साथ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आखिर खामोशी तोड़ ही डाली। कहा, बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमा कायरा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं में कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बदकिस्मती से हुक्मरान फिर मुल्क को मुशर्रफ दौर की तरफ ले जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तब्दीली सरकार फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहती है। कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज्यादा मुश्किल है। कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, मगर हुक्मरानों ने मुल्क में मौजूदा तमाम इत्तफाक राय बर्बाद कर दिया। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशतगर्दी और नफाक का शिकार था। हमने कौमी इत्तफाक राय से सवात ऑपरेशन किया और अमन लेकर आए। मुशर्रफ की आमरीत की वजह से वफाक खतरात की जद में था। पीपल्स पार्टी ने कौमी इत्तफाक राय से आइन में तरामीम की और सूबों को हकूक दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमा कायरा का कहना था कि
के सदर जरदारी ने कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफुजात का इजहार किया, जबकि आसिफ अली जरदारी की जानिब से हदायत मिली कि पार्टी ओहदेदार और कारकुन इस वबा में एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम की खिदमत जारी रखें। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद मिले हैं उनसे बचना आसान नहीं होगा। 10 सालों में शरीफ खानदान के असासों में टीटीज की वजह से होशरुबा इजाफा हुआ। जिन मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए, ये सब मुलाजमीन उनके हैं और OIBI में ये मुलाजमीन रजिस्टर्स हैं। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए और वहाँ से फिर कैश की सूरत में निकाल के या उनसे टीटियां करवाई गई या अपने लिए मुख्तलिफ असासे बनाए गए। शरीफ फीड मिल के मुलाजिम है राशिद करामत मसीह, इनके नाम पर निसार ट्रेडिंग कंपनी कायम की गई जिसमें से 425 मिलियन इसमें आए और फिर वहाँ से निकाले गए। फिर रमज़ान शुगर मिल के मुलाजिम हैं शकील अहमद, उनके वालिद हैं गुलखान, उनके नाम पर खान ट्रेडिंग कंपनी कायम की गई और 450 मिलियन की रकूम उस अकाउंट में जमा करा के निकाली गई और वो पैसे मुख्तलिफ मद से आते थे, जिसकी मिसाल मैं जब आपको अगले अकाउंट का बताऊंगा जो निसार ट्रेडिंग की है तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस अकाउंट में से किक बैक्स और कमीशन का पैसा आता था। अब ये जो जितने मुलाजमीन हैं ये 18,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये माहवार के मुलाजिम हैं शरीफ ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज में। LNG केस में नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी को कल नैब दफ्तर में तलब कर लिया गया है। उनके बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी कल पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी को ज़िमनी रेफरेंस पर सवालनामा दिया जाएगा। नैब के तैयार करदा सवालनामे में जो सवालात शामिल किए गए हैं उनमें नैब अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस किस मद में हुई, ट्रांजैक्शंस LNG मुआहिदों के दरमियान हुई, जिस्मानी रिमांड के दौरान जिन सवालात के जवाब नहीं दिए गए वो भी शामिल होंगे। नैब ने LNG केस में अबूरी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर रखा है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि LNG रेफरेंस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर बनाया गया। रेफरेंस में शाहिद खान अब्बासी समेत 9 मुल्ज़िमान नामजद हैं। एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस में 5 मुल्जिमान के जुडिशियल रिमांड में 5 जून तक तौसी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज जवातुल हसन ने शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल पर समाअत की। मुल्जिमान कासिम कयूम, फजलदाद, मसरूर अनवर, निसार अहमद और शुएब कमर को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब अदालत में पेश नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से रेफरेंस से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है कि इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ 3 मुल्जिमान वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। मुल्जिम मुश्ताक शीनी, शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद वादा मुआफ गवाह की हैसियत से बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अदालत ने 5 मुल्जिमान के जुडिशियल रिमांड में 5 जून तक तौसी कर दी है। मुल्ज़िम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने गाड़ी की सुपरदारी के लिए इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया है। साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने ट्रायल कोर्ट का गाड़ी की सुपरदारी से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने 8 फरवरी को गाड़ी की सुपरदारी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट का गाड़ी की सुपरदारी से मुतालिक फैसला गैर कानूनी है। गाड़ी की सुपरदारी दरख्वास्त गुजार का कानूनी हक है। इस्तदा है कि गाड़ी दरख्वास्त गुजार के हवाले करने का हुक्म दिया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासाजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के अहले खाना की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में खुर्शीद शाह की 2 बीवियों बीबी गुलनाज और बीबी तलत, बेटे ज़ेरक शाह और भतीजे की जमानत का फैसला चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नजरअंदाज किया। केस के हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह और अहले खाना बैंक अकाउंट्स में मौजूद 84,000 अमरीकी डॉलर्स का हिसाब नहीं दे सके। खुर्शीद शाह और अहले खाना अकाउंट्स में पड़े 37 करोड़ से जायद का भी हिसाब नहीं दे सके। नैब ने तमाम मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने की सजा करते हुए कहा है कि सिंध हाई कोर्ट का 22 अप्रैल का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
और अब आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी का आटा चीनी बहरान का मामला मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। आटा चीनी बहरान रिपोर्ट पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है, ऐसा कहना था नफीसा शाह का। फ्रांसिक टेस्ट जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को बचाने का बहाना है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को बिना सबूतों के जेल में डाला जाता है। फ्रांसिक टेस्ट के लिए दिए गए 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने मजीद कहा कि फ्रांसिक टेस्ट मंजर-ए-आम पर लाकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी अवाम की जेबों पर डाका डालने का मामला नबने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी का आटा चीनी बहरान का मामला मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालिबा। नफीसा शाह कहती हैं आटा चीनी बहरान रिपोर्ट पर हुकूमत की खामोशी मायने खेज है। फॉरेंसिक टेस्ट जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को बचाने का महज एक बहाना है। अपोजिशन रहनुमाओं को बिना सबूतों के जेलों में डाला जाता है। मजीद कहा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए दिए गए 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। फॉरेंसिक टेस्ट मंजर-ए-आम पर लाकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की जेबों पर डाका डालने का मामला दबने नहीं देगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी। तहकीकात पर असरअंदाज होने के लिए शुगर मिल्स की भी साजिश। शुगर मिल्स ने चीनी की पैदावार ही कम कर दी। मार्च के दौरान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% कम चीनी तैयार की और मार्च के दौरान मजमूई तौर पर 7,02,796 टन चीनी तैयार की है। गुज़िश्ता साल से 4,67,500 टन कम चीनी है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी है। तहकीकात पर असरअंदाज होने के लिए शुगर मिल्स की भी साजिश। शुगर मिल्स ने चीनी की पैदावार ही कम कर दी है। मार्च के दौरान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% कम चीनी तैयार की गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ज़राई शोबे के लिए 56.60 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है। किसानों को खाद की खरीदारी पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह कर रहे हैं कामरान चौधरी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ईसीसी ने ज़री शोबे के लिए 56.60 अरब की मंजूरी दे दी। जारी एलामिया के मुताबिक किसानों को खादों पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक ज़री पैकेज 100 अरब के ज़राअत रिलीफ फंड का हिस्सा है, जबकि ईसीसी ने मकामी तैयार करदा ट्रैक्टरों पर सेल्स टैक्स पर सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के मुलाजमीन की अक्टूबर 2019 से जून 2020 तक की तनख्वाहों के लिए 28.80 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। ईसीसी ने फेडरल जुडिशल अकेडमी के मुलाजमीन से मुतलका अखराजात के लिए 4 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना से जारी एलामिया के मुताबिक स्टील मिल के रिटायर और बर्खास्त शुदा 8,000 मुलाजमीन के लिए 18.74 अरब की फराहमी की समरी पर मजीद गौर के लिए मौखर कर दी गई है। इसी तरह से ईसीसी ने मोबाइल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जबकि आजाद कश्मीर को पास्को से 1.52 अरब की इजाफी गंदम की फराहमी की मंजूरी भी दी गई। डिफेंस सर्विसेज समेत मुख्तलिफ अदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के साथ कंट्रोल लाइन पर मुकीम आबादी के लिए रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक LOC के शहरियों को जनवरी से जून तक 12,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 1 जुलाई से दिसंबर तक हर माह 2,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कपास की पैदावार मुल्की जरूरियात से भी 31% कम होने का खदशा है। रवां सीजन में इंडस्ट्री को तकरीबन 7 लाख टन रुई दरामद करना पड़ेगी। अमरीका के महकमे ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इस साल कपास की पैदावार 13,50,000 टन रह सकती है। मुल्क की सनत की जरूरियात पूरी करने के लिए 19,60,000 मेट्रिक टन कपास की जरूरत है। पैदावार पहले के मुकाबले में 3 लाख टन तक कम होने की वजह से पाकिस्तान की कपास की दरामद में 47% तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में पाकिस्तान की तरफ से मजमूई तौर पर 6,97,000 टन कपास दरामद किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का मजमूई हजम 42,820 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। PTI हुकूमत के 18 माह के दौरान पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 13 अरब 84 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कर्जों के पहाड़ तले दब चुके। कर्जों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने वाली तहरीक इंसाफ का भी बुरा हाल। तरक्की और खुशहाली के दावों की आड़ में मुल्क पर कर्जों का अंबार लग चुका। पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का मजमूई हुजम 42,820 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गया। सिर्फ पौने 2 साल में कर्जों में 43% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का मजमूई हुजम रवां माली साल की तीसरी सामाही के इख्तिताम पर 428 खरब
20 अरब 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मजमूई हुजम GDP के 98.2% है। रवां माली साल के 9 माह के दौरान कर्जों और वाजबात में 25 खरब 97 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक हुकूमत के अंदरूनी कर्जे 17 खरब 46 अरब रुपए के इजाफे से 166 खरब 53 अरब 20 करोड़ रुपए रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खत्म होने के बाद से 21 माह के दौरान पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 12,941 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का मजमूई हुजम मार्च के इख्तिताम पर 109 अरब 94 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गया। PTI के 18 माह के दौरान पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 13 अरब 84 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। कोरोना की आलमी वबा के बायस पाकिस्तानी मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मार्च के दौरान मुल्की सनती पैदावार 23% कम हो गई है। पाकिस्तान की सनतों का पहले ही बुरा हाल था, रही सही कमी कोरोना ने पूरी कर दी। मार्च के दौरान मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार गुज़िश्ता साल से 23% कम रही। अदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में 23%, जबकि इस साल फरवरी के मुकाबले में 22% कमी रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल से 5.4% कमी रिकॉर्ड की गई। इस साल मार्च के दौरान इनफरादी तौर पर 100 बड़ी सनतों में से 72 की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हुई। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 58% और ऑटो सेक्टर की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 49% कमी देखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 47%, इंजीनियरिंग सेक्टर की पैदावार में 36%, टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 26% कमी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक खुराक और मशरूबात की तैयारी में 21%, जबकि लोहे और स्टील की पैदावार में 16% कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मजमूई सनती पैदावार में बड़ी सनतों का हिस्सा 80% के करीब है। वापडा ने दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट के डायवर्जन सिस्टम, मेन डैम रसाई के लिए पुल और 12 मेगावाट सलाहियत के तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल ज्वाइंट वेंचर के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वाटर सिक्योरिटी और दियामर भाषा डैम समेत पानी और पनबिजली के मुख्तलिफ मनसूबों की तामीर के हवाले से 2 रोज कबल मुनक्कद होने वाले इजलास के तनाजुर में वापडा की जानिब से दियामर भाषा डैम की तामीर शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की बर वक्त साइट पर मोबिलाइजेशन और फॉलो अप के लिए इकदामात पर अमल शुरू कर दिया गया। वापडा ने दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्शन सिस्टम, मेन डैम रसाई के लिए पुल और 21 मेगावाट सलाहियत के तांगीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल ज्वाइंट वेंचर के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की मालियत 442 अरब रुपए है। वापडा की जानब से दियामर भाषा डैम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बशीर चौधरी और ज्वाइंट वेंचर की जानब से यंग यांडो ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा, चीनी सफीर याओ जिंग, वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन, इंजीनियर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज और DGFWO मेजर जनरल कमाल अजहर भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा ने वापडा और ज्वाइंट वेंचर को मुबारकबाद दी। चेयरमैन वापडा का कहना था कि दियामर भाषा डैम पर लागत का तखमीना 1406 अरब रुपए है। मनसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। दियामर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट है। चेयरमैन वापडा का कहना था कि दियामर भाषा डैम की तामीर से नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब यूनिट बिजली हासिल होगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 5522 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज कर गई है। सेनेट के 3 मुलाजिमीन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कौमी असेंबली और सेनेट के 69 मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट किया गया। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 22,055 केसेस सामने आए हैं और मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 34,000 से इस वक्त तजावुज कर चुकी है। और पेशावर से आपको खबर दें कि पेशावर पुलिस भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। पेशावर पुलिस के 10 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। SSP ऑपरेशंस कहते हैं कि तमाम पुलिस एहलकारों को क्वारंटीना कर दिया गया है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम केसेस हमारे पेशावर पुलिस में पॉजिटिव निकले हैं। 10 के करीब हमारे ऑफिसर्स जो थे उनको कोरोना उनका मज़ बताया था।
اور وہ تمام جو ہے وہ سیلف کوارنٹین ہوئے ہیں گھروں پہ. الحمدللہ تمام کی طبیعت بالکل صحیح ہے. اب ہم دوبارہ ان کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں کیونکہ 7 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ تمام نیگیٹو آ جائیں گے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کے علاقے نصرت بھٹو کالونی میں کار سے 2 بچوں کی لاشیں ملی ہیں. دونوں بچے 10 مئی سے لاپتہ تھے اور ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج تھا. رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین. کراچی کے علاقے منگو پیر نیا ناظم آباد میں بس اسٹاپ کے قریب کھڑی لاوارث گاڑی سے تعفن اٹھنے پر علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے گاڑی کے شیشے توڑ کر دروازہ کھولا تو اندر سے 2 بچوں کی لاشیں ملی. 7 سالہ عبید ولد سعید اور 4 سالہ محمد ولد زبیر 10 مئی کو لاپتہ ہوئے اور 11 مئی کو ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی گئی تھی. اہل خانہ کے مطابق 3 روز کے دوران گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی گاڑی پر دھیان تک نہیں گیا. ہمیں کسی پر کوئی شک نہیں ہے. علاقہ مکینوں اور مکینک کے بیان کے مطابق علاقے کے بچے اکثر مرمت کے لیے آئی گاڑیوں میں گھس کر کھیل کود کرتے رہتے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن نہ مل سکے اور ان کی لاشیں ایک خراب گاڑی کے اندر سے مل گئیں. لاک ڈاؤن کے باعث ایسی کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور مذکورہ گاڑی پر بھی دھول مٹی جمی ہوئی تھی. اس طرح کسی کا دھیان نہیں کیا کہ یہ لاک گاڑی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھے کہ ایک طرح سے یہ بہت سنگین حادثہ ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے لیکن حقیقی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا واقعہ ہوا اور کیا حقائق ہے. پولیس حکام کے مطابق اصل وجہ موت کا تعین پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ہی ہوگا. پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے. رحیم یار خان میں چوری کی وارداتوں میں ملوث ٹام اینڈ جیری گینگ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. 12 سالہ بلال عرف بلی اور 11 سالہ امجد عرف چوہا کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. بلی اور چوہے کے نام سے مشہور گینگ پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد فاروق. یہ کوئی ٹام اینڈ جیری نہیں بلکہ 12 سالہ بلال عرف بلی اور 11 سالہ امجد عرف چوہا ہیں جو کہ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے رہائشی اور سکے بھائی ہیں. سٹی پولیس کے مطابق دونوں کم عمری بھولپن اور معصوم شکل کا فائدہ اٹھا کر کسی منجھے ہوئے کرمنل کی طرح چوری کی وارداتیں کرتے ہیں. نقب زنی، جیب تراشی، موٹر سائیکل اور چوری جیسی متعدد وارداتیں یہ دونوں بھائی کر چکے ہیں. 2 چور ہیں، دونوں بھائی ہیں. گڑی اختیار خان کے سٹی خانپور کے مضافات میں ہے، علاقہ تھانہ صدر خانپور کا ایریا. بلال عرف بلی بڑا ہے، اس کے 12 سال عمر ہے، اور امجد عرف چوہا یہ چھوٹا ہے، اس کی 11 سال عمر ہے. یہ ہر قسم کی چوریاں کرتے ہیں. موٹر سائیکل چوری سے لے کے جیب تراشی میں موبائل نکال لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں اور چھت کے ذریعے نقب زنی بھی کرتے ہیں. پہلے بھی پکڑے جاتے رہے ہیں، چلان بھی ہوئے ہیں. بہت سارے موقع پہ ان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بچے سمجھ کے ترس کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چلان ہوئے ہیں تب عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا کیونکہ یہ انڈر ایج ہیں. جبکہ پولیس حراست میں موجود ملزمان بلال عرف بلی اور امجد عرف چوہا کا کہنا ہے کہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بہن کے دل کے وال بند ہیں اس لیے چوری کرتے ہیں. عمران خان ہماری کچھ مدد کرو، ہماری امداد کرو. ہم لوگ بہت غریب ہیں، میری بہن کے دل کے وال بند، اس کی کچھ مدد کرو. ہمارے گھر والے کوئی ماں ہے، بڈھی ہے، باپ ہے، مالتا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس چوری کر کے کھاتے ہیں. ہم لوگ کو اب توبہ طیب ہو گیا، ہماری مدد کرو. دونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر مناسب روزگار مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بہن کے علاج میں مدد کرے تو یہ ہمیشہ کے لیے جرائم سے توبہ کر لیں گے. کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان. اور مقبوضہ کشمیر سے آپ کو خبر دیں کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڈگام میں بھارتی قابض فورسز کی فائرنگ سے نوجوان قتل کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے. مظاہرین کی آزادی پر پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی ہے. 24 سالہ معراج الدین پیر کو بھارتی نیم فوجی دستے CRPF کی فائرنگ سے قتل ہوا تھا. معراج الدین پر تیز رفتاری کی وجہ سے چیک پوسٹ پر گاڑی نہ روکنے کا الزام عائد کیا گیا جس کی وجہ سے اس پر فائرنگ کی گئی. نوجوان کی لاش بھی لواحقین کے حوالے نہیں کی گئی. بھارتی قابض فورسز کے کالے کرتوت سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں شہریوں کے احتجاج پر بھارتی فورسز نے متعدد دکانوں کو آگ لگا دی. وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں بھارتی فورسز نے تباہی مچا رکھی ہے. مقامی کشمیریوں کے مطابق حکومتی فورسز نے دکانوں کو آگ لگا دی اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. ضروری سامان اور چاول، گندم اور کپڑے اور کھانے کی چیزیں لوٹ کر لے گئے.
1948 से कश्मीर और फलस्तीन में जुल्म की यकसा दास्तान रकम की जा रही हैं। अर्ज़ कश्मीर से सरजमीन फलस्तीन तक उठने वाली मुसलमानों की चीखों पुकार, इफ़्फ़त माब ख़वातीन, इस्लाम के नाले और यतीम बच्चों की आहें बेअसर हो रही हैं। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफाजात। कश्मीर से फलस्तीन तक आलम इस्लाम के सीने पर भारत और इसराइल मोंग डाल रहे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी उफ़ुक़ पर कोई तूफान नहीं उठ रहा। हर 400 सुकूते मर्ग तारी है। फलस्तीन में इसराइल ने एक क़यामत बर्पा की हुई है और भारत ने कश्मीर में। फलस्तीनियों और कश्मीरियों का खून पानी से भी अर्जा हो गया है। हर रोज मासूम बच्चों से लेकर बेगुनाह नौजवानों और सफेद रेश बुजुर्गों तक, बल्कि हवा की इफ़्फ़त माब नौखेज बेटियों से लेकर बुजुर्ग खवातीन तक दोनों खित्तों में इंसानों के लाशें गिराए जाते हैं। शुहदा की तदफीन पर भी गोलियां चलाई जाती हैं। दोनों इलाके जबरो इस्तबदाल और इंसानी हकूक की पामालियों का शिकार है। कश्मीर में भारत जबकि फलस्तीन में इसराइल नस्लकुशी कर रहा है। अगियार दोनों की जमीनों पर बिलजबर और फौजी कुव्वत की बुनियाद पर काबिज हैं। इसराइल एक नाजायज और जबरी रियासत है जो फलस्तीनियों की जमीन हथिया कर एक साजिश के तहत वजूद में लाई गई है, और अमेरिका, बरतानिया और भारत इसराइल की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि भारत अपने ही हमप्यालों की हल्लाशेरी से मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर जबरी तौर पर और फौजी ताकत के बलबोते पर अपने जारहाना कब्जे और जारहाना तसल्लुत को मुस्तहकम करने के लिए कश्मीरियों पर सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। फलस्तीन और जम्मू और कश्मीर में यकसां मार्का बर्पा है। निहत्ते और बेबस अहले फलस्तीन और अहले कश्मीर को हथियार कोई नहीं देता। पत्थरों और गुलेलों से वो असलियत से लैस दुश्मनों के सामने सीना सुपर है। थकना, झुकना और बिकना दोनों की सरशत में शामिल नहीं। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस गासे फौजियों के खिलाफ फलस्तीनियों और कश्मीरियों ने अपने जिगरगोशों के लहू से कूचा और बाजार में चिराग जला रखे हैं। अगस्त 2019 में भारत ने मजलूम कश्मीरियों के हक के शहरियत को पामाल कर दिया। जन्नत नजीर वादी के बासियों को अपने ही घर में बेघर कर दिया। फलस्तीन के रहने वालों के साथ अमेरिका ने ग्रेट डील के नाम से हाथ कर दिया, लेकिन मसनद इक़्तिदार पर बरजमान मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लाम की ताबनाक तारीख पर मोटा गिलाफ चढ़ाकर तौके नसियान में रख दिया और डॉलर की पूजा में मगन है। इसलिए अर्ज़े कश्मीर से सरजमीन फलस्तीन तक दोनों मकबूजा इलाकों से उठने वाली मुसलमानों की चीखो पुकार, इफ़्फ़त माब ख़वातीन, इस्लाम के नाले और यतीम बच्चों की आहें उनके दिलों को नरम नहीं कर सकती। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुनियाए इंसानियत और बशरियत को रज़्म अज़्म, इल्म व हिकमत और अदल व इंसाफ का लाजवाल अमली दर्स दिया है, जो बेहतरीन नमूना अमल है। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि कोई जवान ही नहीं है सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, और कोई तलवार ही नहीं है सिवाय ज़ुल्फ़िकार के। मवासलात, सालमियत, जवाबदेही, हमदर्दी, आजसी, अव्वलीन मकसद, असर रसूख, वफ़्त, शुजात, आदिल, इबादत, तक़वा और एतमाद, किसी भी लीडर में ये तमाम खसूसियात होना ज़रूरी है, और इमाम आली मुकाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इसका अमली नमूना है। अगरचा इमाम अली अलैहिस्सलाम की मेहरबानी और हिकमत के चश्मे से न सिर्फ इस्लाम मुस्तफ़ीद हुआ, बल्कि दोनों जहानों में आपकी सीरत से अदल और इंसाफ की मिसालें कायम हुई। मौलाए कायनात फजीलत, तक़वा, पाकीज़गी, वफादारी, इंसाफ, फसाहत, दूसरों के लिए एहतराम और महरूम और मजलूमों की मदद की एक आलमगीर मिसाल हैं। दुनिया के बादशाह या सियासी जमातें ये कहती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो अगर इसको उस ज़माने में देखना हो तो सरकार अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा बेहतर ज़माना कभी नहीं था, इसलिए कि सरकार अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा में कहा था कि तुम में से कोई है जो कहे कि उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, तुम में से कोई है जिसके सर छत पर मकान नहीं है। खैबर हो, खंदक हो, ओहद हो या बदर, हुक्मरानी अमूर हो या मशावरती मजलिसें, बात मसाइल की हो या यतीमों की सरपरस्ती का मामला, असदुल्ला ने हमेशा अपनी कायदाना सलाहियतों और मस्बत सोच से हर मुकाम पर पुख्ता दलाइल के साथ अपने लीडर होने का सबूत दिया, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़यादत का एक दिलचस्प पहलू ये है कि ताकत रखने के बावजूद मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी मुखालफीन से इंतकाम नहीं लिया। किसी शख्स की जानिब से तहज़ीक पर मौला का रद्द अमल ऐसा होता कि मुखालफीन भी दाद दिए बगैर ना रह पाते। बाद सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शख्सियत को इतना जामे नहीं पाया जिस कदर अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत है, कि अगर आप इल्म के एतबार से देखेंगे
तो कोई भी शख्सियत आपके मुकाबले पे इल्म के मुकाबले में किसी का चिराग न जल सका सरकार अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले पर। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने तर्ज हुक्मरानी के जरिए बताया कि हुक्मरानी गालिब होने का नाम नहीं बल्कि हकीकी मायनों में लोगों की खिदमत का नाम है। इमाम अली मुकाम का नाम सुनते ही जुर्रत, शुजाअत, बहादुरी का तसव्वुर आता है, गोया खुदा की ताकत का नाम जैसे अली हो। सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अल कुरान माली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिस तरह कुरान जैसी कायनात में कोई किताब आज तक न है, न थी, न होगी, इतनी जामे और मुकम्मल किताब के जो एक सरचश्मा हिदायत है, इसी तरह सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ात बाबरकात भी बिल्कुल उसी तरह। एक अजीम लीडर की हैसियत से उन्होंने हर काम को बाखूबी और अपनी कायदाना सलाहियतों से सर अंजाम दिया जिस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। मौला ने अपने इल्म फरासत के समंदर से हर इंसान को फैज़ याब किया और आज तक इमाम के अक़वाल और इनकी ज़िंदगी की वजह से लोग अपने मसाइल हल करते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।